दिल्ली आबकारी नीति मामले में सियासत जारी है। जहां एक और बीजेपी घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई मुख्यालय में जांच के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जल्द ही नई तारीख जारी करेगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से मांग की थी कि उन्हें फरवरी के अंत तक राहत दी जाए, क्योंकि बजट को लेकर वो बहुत बिजी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं दिल्ली के बजट को फाइनल टच दे रहा हूँ, तो ये काम ऑलमोस्ट एक हफ्ते में फेब एंड तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी बुलाएंगे, मैंने हमेशा सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करूंगा। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सच बोल रहे हैं तो वो अपना नार्को टेस्ट करवाएं। मैं मान लूंगा कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी अपना नार्को टेस्ट करवाएं। शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम चुनने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट पर उद्धव गुट के हमले लगातार जारी हैं। इस सियासी दंगल में अब संजय राउत ने भी एंट्री ले ली है और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के नाम कर दिया है। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में ठाकरे और शिंदे गुट के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। ठाकरे गुट लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुका है। इस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय है। 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट करके कहा था कि हमारी पार्टी पर डाका डाला गया है, हम लोग इसकी जांच करेंगे, चोर को पकड़ना होगा। आखिर तीर कमान का चोर कौन है? हम सब केवल धनुष बाण चुराने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। और असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट आपस में ही भिड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोलते हुए कहा है कि सच की जीत हमेशा ही होती है। चुनाव आयोग से असली शिवसेना की मान्यता और तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में तलवारें खींची हुई हैं। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। मोदी साहेबांनी आणि अमित भाईंनी जेव्हा सरकार स्थापन करताना सांगितलं की चिंता करू नका, तुमच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी को शिवसेना का नाम और तीर कमान चिन्ह दिए जाने पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। उद्धव ठाकरे गुट पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सत्यमेव जयते का सूत्र चरितार्थ हुआ है। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर के केंद्र और कांग्रेस के बीच में सियासी तीर इस वक्त छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार एक और जहां ये कह रही है कि यूपीए सरकार के समय से ज्यादा मनरेगा का बजट है, वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, राहुल गांधी ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है मनरेगा को लेकर और उन्होंने कहा है कि आप लोग मनरेगा की पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना चाह रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप लोग टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर। राहुल जी को मैं आईना दिखाना चाहता हूं। 8 साल अपने यूपीए काल का देखें, 33,000 करोड़ से ज्यादा का बजट उन्होंने नहीं दिया। और उस बजट में, मनरेगा के बजट में जो बजट एक्सपेंडिचर होता है बी कभी एक्सीड नहीं किया। मैं आपको चुनौती, आपके माध्यम से राहुल गांधी को चुनौती दे रहा हूं कि वो बहस करें। और मोदी सरकार ने
और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस जल्द फैसला करे, साथ लड़ेंगे तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष में पहले से ही फूट है। साथ ही कांग्रेस ने बोला है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना ही होगा। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मांग फिर उठी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोनिया और राहुल से विपक्षी एकता की पहल करने की अपील की। पटना में सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीटों के नीचे निपट जाएगी। हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। तो वहीं नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कटाक्ष किया। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। भिवानी हत्याकांड में आरोपी के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता की अब हदें पार कर दी हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी श्रीकांत की पत्नी के साथ अभद्रता की गई। भिवानी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। आरोपी श्रीकांत की मां ने इसे लेकर थाने में शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी की सुबह 3 बजे राजस्थान पुलिस जबरन इस आरोपी के घर में घुसी और आरोपी की पत्नी के साथ मारपीट की। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जुनैद और नासिर हत्याकांड में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने राजस्थान और हरियाणा की सरकारों पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। मेरा मानना यह है और मेरा डिमांड यह है कि सबसे पहले राजस्थान की सरकार गोपालगंज के पुलिस के जिम्मेदारों की इमीडिएटली सस्पेंड करे। भरतपुर के 2 लोगों को अपहरण कर बोलेरो में जिंदा जलाने के मामले में आरोपी रिंकू सैनी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उधर निक्की मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की गई है। निक्की की मां का आरोप है कि पूरा परिवार ही इस साजिश में शामिल है, लिहाजा सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। निक्की मर्डर केस में बेटी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए निक्की के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। निक्की के परिवार वालों ने सरकार से मांग की है और निक्की के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। जिसकी जिंदगी दूसरी की भी उसने खराब की है, वो भी किसी की बेटी है। दोनों बेटियों को न्याय मिले। दोनों बेटियों की तरफ से मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। निक्की हत्याकांड को लेकर निक्की के परिवार में दुख का पहाड़ टूटा है। निक्की के परिवार का कहना है कि साहिल ने एक नहीं 2 जिंदगियों को बर्बाद किया है। साहिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी के साथ अगर अन्याय किया है उसने तो उसके साथ भी अन्याय होना चाहिए जी। हम फांसी की सजा चाहते हैं जी। निक्की हत्याकांड मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साहिल गहलोत और उसका पिता दोनों शामिल हैं। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हत्या की साजिश में शामिल इन 5 लोगों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 121 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री अड़े हुए हैं। छतरपुर में एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोहराई। महाशिवरात्रि के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 121 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है। अगली साल की तैयारी करो, भारत हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी करो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और विदेशी भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि जो भी भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है, और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागत है। फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और एसपी नेता फहाद अहमद की शादी की दावत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ गई है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने शादी की दावत का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजन से देश विरोधी माहौल बन सकता है। फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और एसपी नेता फहाद अहमद की शादी की दावत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ गई है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने एएमयू कैंपस में स्वरा और फहाद की शादी के लिए दावत का ऐलान किया है। फैजुल हसन ने कहा कि फहाद अहमद एएमयू के छात्र रहे हैं, इसलिए उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। हमने एक दावत का प्रोग्राम किया है स्वरा भास्कर और फहाद के लिए। फहाद चूंकि स्टूडेंट रहे हैं यहाँ, ओल्ड बॉयज भी हैं, तो उनकी जैसे ही वलीमा हो जाता है एक डेट फाइनल कर ली जाएगी। वहीं एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने स्वरा और फहाद अहमद के लिए रखे गए इस कार्यक्रम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एएमयू एक शिक्षण संस्थान है, इसलिए दावत नहीं होने देंगे। नदीम अंसारी ने स्वरा और फहाद के दावत में आने से देश विरोधी नारे लगने की भी आशंका जताई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है तालीमी इदारा है, इस तरीके के इवेंट एएमयू में शोभा नहीं देते। अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे दावत देनी है तो तमाम यहाँ पर मैरिज होम है, आप वहाँ पे दावत दीजिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एमबीबीएस कर रहे 5 छात्र गंगा में डूब गए। बताया जा रहा है कि सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जो गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे। यूपी के बदायूं जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ गंगा नदी में नहाने गए 5 छात्र नदी में डूब गए, जिनमें से 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 छात्रों को बचा लिया गया है। नदी में डूबने वाले 5 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और 2019 बैच के छात्र थे। बीच में उतरे नहाने के लिए, तो एक डूबने लगा तो बाकी 2 लोग गए बचाने। फिर हम लोग भी तीनों को देखा, फिर हम 2 लोग भी गए, तो सभी 5 डूबने लगे। तो मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाया करके, फिर एक भैया आए, उन्होंने लकड़ी से 2 लोगों को लकड़ी फेंकी और 2 लोग पकड़ के बाहर आ गए, लेकिन 3 अभी तक। बताया जा रहा है कि बदायूं मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 5 छात्र महाशिवरात्रि पर कछला में गंगा घाट पर स्नान करने गए थे। इसी दौरान सभी छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। छात्रों के डूबने का शोर सुनकर स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने 2 छात्रों को तो बचा लिया, लेकिन 3 छात्र गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। बचाए गए दोनों छात्र राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू होगी, जिसके लिए इस बार भी पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और इसके बिना श्रद्धालु धामों में दर्शन नहीं कर पाएंगे। चारधाम यात्रा की तारीख का ऐलान हो गया है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले निभाई जाने वाली परंपराएं अनुष्ठान 4 दिन पहले यानी 21 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 21 अप्रैल को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। चारधाम यात्रा के लिए इस बार पर्यटन विभाग ऑनलाइन पंजीकरण कराएगा। उनको यात्रा मार्ग पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। श्रद्धालुओं के पंजीकरण की जांच यात्रा मार्ग पर 3 जगह की जाएगी। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और पंजाब के गुरदासपुर जिले में बीएसएफ ने शनिवार देर रात सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। दरअसल बीएसएफ की गश्ती दल को यह ड्रोन दिखा था। ये पूरा ऑपरेशन जिले के बांगर इलाके में चलाया गया। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में एक ड्रोन को मार गिराया है। आवाज सुनते ही बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की। गश्त के दौरान कोहरे में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। इसके बाद फायरिंग की गई। बीएसएफ की 113 बटालियन ने बॉर्डर आउटपोस्ट घानिये के बांगर में शनिवार देर रात आए एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरने वाली जगह पर बीएसएफ और पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी तस्करों से मुठभेड़ के बाद
20 पैकेट हेरोइन और कारतूस का जखीरा बरामद किया गया। और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक्टर कार्तिक आर्यन की कार का चालान कर दिया। साथ ही पुलिस ने अनोखे अंदाज में ट्वीट करके ट्रैफिक नियम का पालन करने का संदेश भी दिया है। ये कार एक बॉलीवुड सुपरस्टार की है। ऐसा कलाकार जो अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करता है। फैंस भी उसकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन इस एक्टर ने ट्रैफिक के एक नियम को तोड़ दिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार का चालान कर दिया। और चालान का कारण था कार को रॉन्ग साइड में पार्क करना। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस कार की एक तस्वीर भी साझा की है। साथ ही अनोखे अंदाज में एक संदेश भी दिया कि कोई आदमी कितना भी फेमस हो, रसूखदार हो, लेकिन पुलिस की नजर में सब बराबर हैं और गलती करने पर उन पर भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसा किसी आम आदमी पर होती है। दरअसल ये गाड़ी बॉलीवुड के फेमस एक्टर कार्तिक आर्यन की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बार इस कार के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं। मुंबई पुलिस ने इस कार की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आप चाहे कितने भी बड़े शहजादे हों, लेकिन ट्रैफिक के नियम तोड़ने की भूल न करें। इंडियन आर्मी ने कुपवाड़ा में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्नो क्रिकेट का आयोजन किया, जिसमें उत्तरी कश्मीर की महिला क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। आइस क्रिकेट टूर्नामेंट से बेहद ही अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। वादी चिनाब इन दिनों एक रंग में रंग चुकी है, लेकिन इस रंग के बीच से ही घाटी के युवाओं ने पूरे भारत की वो तस्वीर दिखाई जिसकी कल्पना मुश्किल थी लेकिन नामुमकिन नहीं। ये तस्वीरें हैं आईसीई क्रिकेट की। घाटी में युवाओं को न लुढ़कता पारा रोक पा रहा है और न ये घाटी की उबड़ खाबड़ जमीन। बर्फ ने वैसे ही सब कुछ समतल कर दिया और यहाँ के युवा इसी का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटे। बर्फीली हवाओं के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खेलो इंडिया के तहत महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। टूर्नामेंट में कुपवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की 4 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। लड़कियों को बर्फ पर खेलते देखने और क्रिकेट के प्रति खिलाड़ियों के जुनून को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। बर्फ की मोटी मोटी परत और बर्फीली वादियां और इन तस्वीरों के बीच ये बच्चे जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें साधनों की कमी भी झलक रही है। लेकिन माइनस के इस पारे में भी रनों की रफ्तार और गेंद की धार कम होती नहीं नजर आ रही है और इसलिए ये तस्वीरें और ज्यादा खास हो गई हैं। और जोधपुर में एक वकील की सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां उनसे पूछताछ भी जारी है। राजस्थान के जोधपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां वकील की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं, इसमें नजर आ रहा है कि कैसे आरोपी ने वकील की बाइक रोकी, फिर बीच सड़क पर ही उन पर चाकू से हमला कर दिया। वो नीचे गिरे तो हमलावर ने उनके सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बचाव कराने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माने। मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के एसीपी ने बताया कि अनिल चौहान और मुकेश चौहान ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में आज भी जंग जारी है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस की कड़ी आलोचना की है। कमला हैरिस ने कहा है कि रूस ने इस लड़ाई में नागरिकों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को लगभग 1 साल होने वाला है। ये युद्ध कब थमेगा शायद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी नहीं पता। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। कमला हैरिस ने म्यूनिक सिक्योरिटी सम्मेलन में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर अपने लगभग 1 साल के हमले के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध किए और नागरिक आबादी में हमले किए हैं। Their actions are an assault on our common values, an attack on our common humanity. साथ ही कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन में रूस के हमले में हमने सबूतों की जांच की है। हम कानूनी मानकों को जानते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चीन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस और चीन के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। चीन का रूस को समर्थन करना रूस को और आक्रामक बना रहा है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालात बेहद खराब है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश के आर्थिक हालात पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। साथ ही उन्होंने कबूल किया कि उनके देश ने आतंकवादियों को पनाह दी और आज वही आतंकी उनके लिए परेशानी बन गए हैं। कराची पुलिस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि किसने ऐसे खेल खेले जिससे दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गया। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए हुए। ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को उनके देश ने पनाह दी और आज वही आतंकी उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। साल डेढ़ 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था कि ये अमन पसंद हो गए हैं। न्यूजीलैंड में ग्रेबियल तूफान के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। कई घर तबाह हो चुके हैं और हजारों लोग अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। न्यूजीलैंड में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। गैब्रियल तूफान ने न्यूजीलैंड के कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई कि लोग दंग रह गए। घर, सड़क, दुकानों में अब तक तबाही के निशान मौजूद हैं। ये तस्वीरें तूफान के बाद एक घर की हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है। घर में मौजूद तमाम चीजें या तो टूट चुकी हैं या बिखरी पड़ी हुई हैं। जो मकान कभी जिंदगी के गुलजार होने का गवाह था, अब वहाँ सिर्फ तबाही के निशान हैं। गैब्रियल तूफान न्यूजीलैंड से दूर जा चुका है, लेकिन उसका असर अब भी बरकरार है। प्रशासन की माने तो करीब 62,000 परिवार अब भी अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तूफान का असर न्यूजीलैंड के किसानों पर भी पड़ा है। कई एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है। गैब्रियल तूफान आने के बाद से ही 5,000 लोग लापता हैं। इनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। ये आंकड़ा उन लोगों का है जिनके परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है।